आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइंस को हम अलग अलग पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। साइंस में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट हम साइंस के अंतर्गत लेते हैं, 3 टॉपिक्स को, जिनमें से जो पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजी, जो सेकेंड टॉपिक है वो है फिजिक्स, और जो थर्ड पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री, राइट। इन तीनों टॉपिक को, ये तीनों टॉपिक ही साइंस के अंतर्गत हम कवर करेंगे, और इनमें से सबसे पहले हम कवर करेंगे बायोलॉजी। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और काफी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं, है ना। ये कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं है ना। हम कभी कभार क्या होता है कि ये चीजें सोचकर छोड़ देते हैं सब्जेक्ट्स को कि ये तो हमसे बन जाएगा, हमने 9-10 तक पढ़ा है। तो वाकई में आपने 9-10 तक पढ़ा है, या फिर बहुत सारे लोग 11-12 में स्ट्रीम ले लेते हैं बायोलॉजी, लेकिन फिर भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमें अलग से पढ़ना ही पड़ता है, चीजें भूल जाती है, ऑफकोर्स आपको पता ही होगा। चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताऊंगी एक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, क्या ये है क्या। सबसे पहले 2 शब्द हमारे सामने आते हैं। जो पहला शब्द है वो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को ही हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। तो 2 शब्द हैं, पहला है बायोलॉजी और जो दूसरा शब्द है वो है जीव विज्ञान। दोनों का ही अर्थ हम समझेंगे। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है वो है बायोस, और जो दूसरा शब्द है ये है लोगोस। तो बायोस और लोगोस दोनों से ही मिलकर बना है बायोलॉजी। बायोस में बायोलॉजी के जो अलग अलग अर्थ है, जो अलग अलग 2 शब्द है, इनमें से जो बायोस है उसका अर्थ होता है जीवन, या कह सकते हैं लाइफ। बायोस का क्या अर्थ होता है? जीवन या फिर लाइफ। जो लोगोस है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन। अब इन दोनों चीजों को ही जोड़ दीजिए, दोनों शब्दों को ही जोड़ दीजिए, तो स्टडी लाइफ या स्टडी ऑफ लाइफ अगर हम हिंदी में देखें तो जीवन का अध्ययन। तो समझ में आ गया आपको। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। इनमें से जो बायोस है उसका अर्थ होता है लाइफ या फिर जीवन, जो लोगोस है इसका मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन। इसका मतलब क्या है कि जीवन का अध्ययन ही, या कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन ही कहलाता है बायोलॉजी। जीवधारियों का अध्ययन ही कहलाता है बायोलॉजी। अलग अलग से आप तोड़ करके संधि विच्छेद समझते होंगे, तोड़ करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो जीवधारियों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। इसी तरह से हम अगर इसका हिंदी वर्जन देखते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हिंदी से ही जो अर्थ है इसका निकल रहा है, इसके शब्द से इसका अर्थ निकल रहा है। जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान। जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है? जीव विज्ञान। आ गया समझ में। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, है ना, किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता, पता होगा आप लोगों को, जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद चूंकि यहां पर आया है जीव, है ना, बायोलॉजी, ये तो इसका इंग्लिश वर्ड हो गया, और यहां पर ये है हिंदी में जीव विज्ञान। यहां पर आता है जीव। मैं आपको मिटा के बताती हूँ। है ना। तो क्या होता है जनरली जब हमें अच्छे से पता नहीं होती है चीजें, तो जैसे ही कोई शब्द आता है, मान लेते हैं अगर जीव शब्द आ रहा है, जीव, तो हम इसका अर्थ सीधे से क्या समझते हैं? जो स्तनधारी है ना, जिनमें जो भोजन करते हैं, है ना, जिनमें सारी जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं वो होती है, उन्हें जीव कहते हैं। ऐसा नहीं है। जीव या हम कह सकते हैं सजीव। सजीव को 2 भागों
में बांटा जाता है, या कह सकते हैं कि दो भागों को मिलाकर कहा जाता है उन्हें सजीव। आगे देखेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। तो जो सजीव है इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, जिनमें से पहला है जंतु, दूसरा है पादप। मतलब केवल जंतु ही नहीं बल्कि पादप भी जीव कहलाते हैं, उनमें भी कई सारी क्रियाएं होती है। तो जंतु एनिमल या एनिमल्स और पादप मतलब प्लांट्स, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं सजीव। आप सजीव के अंतर्गत जब भी सजीव शब्द आता है तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये केवल जीव जंतुओं से संबंधित है, बल्कि ये जंतु एवं पादप दोनों को ही मिलाकर बनता है सजीव, क्योंकि जो क्रियाएं इनमें होती है वही बहुत सारी क्रियाएं इनमें भी होती है, पादपों में भी होती है। ये भी अपना भोजन बनाते हैं, ये भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो जंतुओं के समान होती है, पादपों में भी। तो ये तो हो गया सजीव के बारे में। अब हमने देखा था जीव विज्ञान, आपने इसका अर्थ समझ लिया। अब जो जीव विज्ञान है इसकी दो शाखाएं होती हैं। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं। अब देखिए, जीव का मैंने आपको मतलब क्या बताया, सजीव। सजीव का मतलब क्या बताया, जंतु और पादप दोनों। तो जीव विज्ञान की जो शाखाएं होंगी उनके अंतर्गत दो ऐसी शाखाएं आएंगी, जिनमें से पहली ऐसी शाखा होगी जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, एनिमल्स की स्टडी की जाती हो, और दूसरी जो शाखा होगी वो वह होगी जहां पर पादपों या फिर प्लांट्स का अध्ययन किया जाता हो। तो नोट कर लेंगे, जो पहली इसकी शाखा है वो है जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसे कहा जाता है जूलॉजी। जिसे क्या कहा जाता है, जूलॉजी। और जूलॉजी जो जीव विज्ञान की शाखा है इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एक जंतुओं का अध्ययन करने वाली शाखा होगी और एक पादपों का अध्ययन करने वाली शाखा होगी। तो जो जूलॉजी है इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। या कह सकते हैं जंतुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, राइट। ये बेसिक सी चीजें हैं, समझना चाहिए। उसके बाद पहली शाखा तो जंतुओं का अध्ययन करने वाली हो गई, जिसे कहा जाता है जूलॉजी। जो इसकी दूसरी शाखा होगी, सीधी सी बात है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो पादपों का अध्ययन करने वाली होगी और इसे कहा जाता है बॉटनी, है ना। तो बॉटनी के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हैं कि यह पादप विज्ञान है। विज्ञान की या जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है बॉटनी, और जिस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है जूलॉजी। जिस प्रकार से आपने स्टार्टिंग में देखा था कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु, उसी तरह से इन शाखाओं के भी अपने अलग अलग जनक माने जाते हैं। जैसे जूलॉजी है तो जूलॉजी के जनक फादर ऑफ जूलॉजी माने जाते हैं, सेम जो कि जीव विज्ञान के माने जाते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु। उसके बाद जो बॉटनी है इसके जनक माने जाते हैं, या कह सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। एंड आई थिंक आपको ये ग्रीन कलर ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ। तो द फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। आगे समझ में। तो अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, इसका भी आंसर हो जाएगा अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। तो ये बहुत सी बेसिक सी चीजें थी, बहुत सी क्या, बहुत कम सी बेसिक सी चीजें थी जो कि आपको समझना चाहिए था और आपने समझ भी लिया है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना था, बायोस और लोगोस। बायोस में बायोस और लोगोस के अंतर्गत बायोस का जो अर्थ है वो होता है जीवन या लाइफ। लोगोस का लोगोस के अंतर्गत उसका जो अर्थ है वो होता है अध्ययन या स्टडी। उसके बाद जीव विज्ञान का आपने अर्थ देखा कि जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान। उसके बाद आपने देखा कि द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है ना, या कह सकते हैं कि बायोलॉजी के फादर या जनक कौन कहे जाते हैं। तो इसका आंसर आपने देखा
की अरस्तु है वो। उसके बाद हमने चूंकि यहाँ पर जीव का वर्णन आया था तो मैंने आपको जीव का मतलब समझाया कि सजीव या जीव को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु और पादप, इन दोनों को ही मिलाकर सजीव कहा जाता है। और जीव विज्ञान जो हमने बायोलॉजी पढ़ा, इसकी दो शाखाएं आगे चल के हो जाती है। पहली है जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या जंतु विज्ञान भी इसे कहा जाता है और इसके जनक है अरस्तु। दूसरा है बॉटनी, जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान भी इसे कहा जाता है और इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। ये हो गया अपना खत्म। अब देखिए, अब जीव विज्ञान या बायोलॉजी के अंतर्गत हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? चूंकि जीव विज्ञान की हमने दो शाखाएं देख ली, तो हम ये पढ़े या ये पढ़े? तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में, है ना। यहाँ पर हम कंप्लीट जूलॉजी, आपने कोशिका का अध्ययन किया होगा, आपने मानव शारीरिक संरचना देखी होगी, उसके अंतर्गत आपने रक्त देखा होगा, परिसंचरण तंत्र देखा होगा, पाचन तंत्र देखा होगा। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे जूलॉजी में, और जूलॉजी के खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे बॉटनी, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से जूलॉजी, बायोलॉजी के अंतर्गत ही जूलॉजी। जूलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो देखिए, जिस प्रकार से जीव विज्ञान की शाखाएं हमने दो पढ़ी, उसी प्रकार से जूलॉजी की भी कई सारी शाखाएं होती है। और इनमें से एक जो प्रमुख शाखा है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, इसे हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी। और यहाँ पर जूलॉजी में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा वर्गीकी या वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाऊंगी। वर्गीकी या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। देखिए, संसार में अनेक जीव जंतु हैं, लाखों करोड़ों जीव जंतु अनेक संख्याओं में रहते हैं, आपको पता है ना। लेकिन अगर हम सारे जीव जंतुओं का नाम याद रखना चाहें या फिर किसी की प्रजाति याद रखना चाहें तो हम एक साथ नहीं याद रख सकते। जैसे जो हमारा ये संसार है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी कह सकते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में अलग अलग महाद्वीपों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, एशिया महाद्वीप अलग है। इसी तरह से महाद्वीपों के अंतर्गत कई देशों में बांटा गया है। देशों के अंतर्गत जैसे भारत देश है, भारत देश में राज्यों को अलग अलग बांटा गया है। राज्यों के अंतर्गत कई सारे जिले हैं, जिले के अंतर्गत आप सबको पता है। उसी तरह से अगर हमें इतने सारे जीव जंतुओं को याद रखना है तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक होगी, ऐसा कोई माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम उन्हें पहचान सके, उनकी हमें पहचान मालूम हो। इसी वजह से कई अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसे कहा जाता है वर्गीकरण या फिर वर्गीकी। जूलॉजी में मैंने आपको बताया कि हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्गीकी, उसके अंतर्गत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम अलग अलग जंतुओं का, वो इसी कारण से देखेंगे। आपको अर्थ समझ में आ गया? चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कि है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, और इसे कहा जाता है वर्गीकी, है ना। और वर्गीकी समझ गए आप, टेक्सोनॉमी क्या है? जंतु विज्ञान की एक शाखा है, जूलॉजी की एक शाखा है। तो अलग अलग इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के नामकरण भी आगे देखेंगे। तो जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं उनका हम नामकरण, और नामकरण के साथ साथ उनका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो ये सारी चीजें इस शाखा के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। तो समझ में आ गया कि वर्गीकी या टेक्सोनॉमी क्या है? जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटना इस शाखा के अंतर्गत ही हमने सीखा है, समझ गए। अब देखिए, ये हो गया टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्गीकरण। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, आपको पहला टॉपिक कोशिका से भी पहले वर्गीकरण ही मिलेगा। मैं मिटा देती हूँ। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। तो ये वर्गीकरण क्यों किया गया है आखिर जीव जंतुओं का, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। असंख्य जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको एक एक करके सभी के नाम याद रखना, प्रजातियां याद रखना संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है जीव जंतुओं को। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम यही चीजें देखेंगे, है ना।
तो वर्गीकरण की जो शुरुआत थी, आखिर किसी ना किसी के तो मन में आया होगा। तो वैसे तो शुरुआत जॉन रे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कर दी थी, लेकिन सही तरीके से जो वर्गीकरण की पद्धति थी इसकी शुरुआत की थी एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, नाम इनका याद रखना पड़ेगा आपको। स्वीडन के एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से या कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली है उसकी इन्होंने शुरुआत की थी। किसने? कैरोलस लिनियस ने। ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। अब कैरोलस लिनियस ने कई सारी पुस्तकें निकाली, क्योंकि ये इसी फील्ड से संबंधित थे, तो इसी फील्ड से संबंधित उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें निकाली। लेकिन उन पुस्तकों में से जो इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक रही है वह रही है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब रही है। ये किताब भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। सिस्टेमा नेचुरी इनकी एक पुस्तक रही है। तो कैरोलस लिनियस ने जो इनकी पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक वर्गीकरण की जो प्रणाली थी इसकी व्याख्या की, और व्याख्या करने के पश्चात इस पुस्तक में इन्होंने जो संपूर्ण प्राणी जगत है या संपूर्ण जो जीव जगत है इसके दो भागों कर दिए। कौन कौन से? एक कर दिया इन्होंने जंतु जगत, और दूसरा कर दिया उन्होंने पादप जगत। जंतु जगत जिसे कहा जाता है एनिमल किंगडम, पादप जगत प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। तो सिस्टेमा नेचुरी में कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण प्राणी जगत को या संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में विभाजित कर दिया, जंतु जगत एवं पादप जगत। और आधुनिक ढंग से इन्होंने जंतुओं का या जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। इसी कारण से वर्गीकरण का पिता या आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। तो नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस को। तो इन दोनों भागों में उन्होंने संपूर्ण प्राणी जगत को विभाजित कर दिया। अब इसके अंतर्गत किन्हें किन्हें रखा हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो जंतु जगत है, जंतु जगत के अंतर्गत कैरोलस लिनियस ने सभी बहुकोशिकीय जीवों को और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर नाम आएगा प्रोकैरियोटिक नाम आएगा, यूकैरियोटिक नाम आएगा। अभी मैं नहीं बताऊंगी कि ये यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम कोशिका पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, उसके ही अंतर्गत हम वो चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर मैं नाम बताती हूँ, तो आप एक बार नोट कर लेना। बाद में जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो जंतु जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया और साथ ही साथ जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ थे उन्हें रखा गया। कैरोलस लिनियस ने दो भागों में जो प्राणी जगत को विभाजित किया, जंतु जगत और पादप जगत, उसमें जंतु जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीवों को रखा और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ को रखा। या कह सकते हैं कि उन्होंने जंतु जगत के अंतर्गत उन जीवों को रखा जो कि भोजन ग्रहण कर सकते थे और साथ ही साथ उनमें गमन की क्षमता थी, चल सकते थे। भोजन ग्रहण कर सकते थे और भोजन ग्रहण करने के अलावा इनमें गमन हेतु अंग विकसित थे। उन्हें रखा उन्होंने जंतु जगत के अंतर्गत।
अभी जो पादप जगत है, इनकी जो दूसरी इन्होंने शाखा बांटी है, दूसरा जो भाग विभाजित किया था प्लांट किंगडम जो है, उसके अंतर्गत इनमें से बचे हुए जितने भी प्राणी आए, जितने भी जीव आए, सभी को उन्होंने पादप जगत के अंतर्गत रख दिया। जैसे हरे पौधे, बहुकोशिकीय समुद्री घासपात, बहुकोशिकीय समुद्री घासपात, है ना। साथ ही साथ आपने कवक का नाम सुना होगा, लाइकेन का नाम सुना होगा, कवक, लाइकेन, मशरूम आदि को इन्होंने पादप या प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख दिया। तो आगे समझ में कि सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत उचित ढंग से शुरुआत, है ना, आधुनिक तरीके से वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी जिसका कि नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में कैरोलस लिनियस ने इस वर्गीकरण की बहुत अच्छी व्याख्या की थी और उसके ही अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया। जंतु जगत के अंतर्गत उन्होंने बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, इन जीवों को रखा और स्पेशल तौर पर जो ऐसे जीव जो कि भोजन ग्रहण कर सकते थे और गमन हेतु उनके अंदर, उनके शरीर में या अंग उनके अंदर विकसित थे, उन्हें उन्होंने जंतु जगत में रखा। उसके बाद आती है बारी पादप जगत की। तो इसके अलावा जितने भी प्राणी बसते हैं, जीव बसते हैं, जैसे हरे पौधे, बहुकोशिकीय समुद्री घास पात, कवक, लाइकेन, मशरूम आदि को उन्होंने पादप जगत में रखा। इस तरह से जो कैरोलस लिनियस थे, इनकी जो ये विचारधारा थी, इनकी जो ये व्याख्या थी कि काफी अच्छी थी। जंतु और पादप को अलग अलग रखने के लिए, अलग अलग डिवाइड करने की इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी थी। काफी दिनों तक वैज्ञानिकों ने इनकी इस धारणा को मान्यता दी, काफी दिनों तक इनके रश्क कदम पर चलते रहे। आखिरकार आते 20वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के जो 7वां दशक था, हाँ 20वीं शताब्दी का जो 7वां दशक था, वहां तक इनकी जो धारणा थी उनको मान्यता दी गई, धारणा को। और उसके बाद से ऐसा नहीं था कि ये गलत थी, उसके बाद भी गलत किसी ने सिद्ध किया, गलत सिद्ध नहीं किया था, बिल्कुल सही था। लेकिन क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी, क्योंकि मॉडर्न युग और ज्यादा आता जाता है, लोगों की और ज्यादा जो स्टडी है, अध्ययन करने का जो तरीका है वो बदलता जाता है। तो 20वीं शताब्दी में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका की नाम होता है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर, और मैं इनका सन बता देती हूँ। आर.एच. विटेकर आते हैं 1969 में। और ये जो आर.एच. विटेकर थे, इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी थी, जंतु जगत और पादप जगत में इन्होंने विभाजित किया था केवल। तो जब आर.एच. विटेकर आते हैं 1969 में, तो वो 5 जगत प्रणाली देते हैं, जिसे कह सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। वो 5 जगत वर्गीकरण देते हैं। 5 जगत वर्गीकरण बहुत ज्यादा मान्य है इस समय पर, काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उससे, तो उससे हम एक अलग वीडियो में, नए वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में केवल मैं इतना ही बताना चाहूंगी, ये केवल और केवल बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद मैं शुरुआत करूंगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। तो वेट कीजिए अगले वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको चीजें अगर समझ में आई है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।